अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो आवाम को रिलीफ देना तो चाहते हैं मगर IMF ने उनके हाथ बांधे हुए हैं, लिहाजा आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के हवाले से हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। क्योंकि रिलीफ देना हुकूमती जमात के मंशूर में तो शामिल था मगर शायद अब आलमी इदारों की जानिब से शराइत की वजह से वो भी मजबूर हैं। इसलिए हुकूमत या तो फिर आइन साजी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठिकाने लगाने में। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अरसे के बाद गुज़श्ता रोज़ TV स्क्रीन पर नज़र आए। वो खुश थे कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया, जहाँ उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं को और जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने मुल्क में महंगाई लाने और मुल्की निज़ाम को ख़राब करने वाले अफराद को कटहरे में लाने का भी कह दिया। नवाज शरीफ साहब ने वाजे किया कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं था बल्कि उसको लाने वाले उससे बड़े मुजरिम हैं, उनका भी पूरा हिसाब लेना चाहिए। अब नवाज शरीफ तो इमरान खान समेत पूरे टोले के एहतसाब पर डटे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शोर मचा रही है कि उनके बानी की सलामती के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। कुछ दिन से इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स अफवाह फैला रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत और सलामती के हवाले से खबरें सही नहीं आ रही, जिस पर अडयाला जेल हुकाम ने वजाहत भी दी है कि इमरान खान अडयाला में ही मौजूद है और उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने इन अफवाहों की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत से इमरान खान की सेहत के हवाले से वजाहत मांग ली है। तहरीक इंसाफ की क़यादत अब वजाहतें मांगे या मांगने और नोटिस करने तक ही लगता है कि महदूद रह गई है, क्योंकि अमली तौर पर ना तो वो एहतजाज कर पा रही है और ना ही मुज़ाकरात के काबिल रही है। क़यादत इंदिया तो देती है कि वो जलसे भी करेगी, जुलूस भी निकालेगी, तहरीक भी चलाएगी, मगर ये सब कब होगा और इसकी प्लानिंग कैसे होगी, इस हवाले से क़यादत के पास कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है। PTI की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। और साथ ही कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादियों और अपोजिशन के हवाले से वो क्या प्लानिंग कर रही है, इस पर बात करेंगे आज की इस प्रोग्राम में। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट का पैनल है। आमिर खाकवानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, किरण नाज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अतर, लेट्स स्टार्ट विद यू। मुझे बताइएगा कि कायद काफ़ी देर बाद कल नज़र आए और ना सिर्फ उन्होंने मुबारकबाद दी बल्कि एक दफ़ा फिर उन्होंने वो शायद वो 5 का टोला याद करा दिया। बट सीम्स लाइक एक तो ज़ाहिर है कि चल रहा है कोर्ट मार्शल जनरल फैज़ के हवाले से, उस पर DG ISPR भी कुछ 1-2 रोज़ पहले उन्होंने तबसरा किया है, पर ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को तो याद है मगर शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं भूल गए। देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब, अगर ये सारी हुकूमत आप देख लें, पंजाब की हुकूमत देख लें, वफाक में हुकूमत देख लें, एंड ऑफ द डे इनके सरबराह नवाज शरीफ साहब भी हैं। और आपने देखा कि जब भी कोई बात होती है, इवन शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम बीबी, वो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को देते हैं। तो हुकूमत तो नवाज शरीफ साहब की है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि काफी दिनों के बाद वो बाहर आए और आके फिर दोबारा उन्होंने वही बातें की। मेरे ख्याल में 3 साल से इक्तदार में रहने के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई बातें मुख्तलिफ हों, इसलिए कि ये तो वो नवाज शरीफ साहब का बयानी है जो अपोजिशन में था। अगर कोई उनके साथ ज्यादती हुई है और किसी ने उनके साथ ज्यादती की है तो उनकी अपनी हुकूमत है। अब अवाम ने तो एहतसाब नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि एहतसाब हो तो फिर आप कह रहे हैं कि वो ये जो बाहर मंजर आम पर आके याद दिला रहे हैं वो अपनी हुकूमत को अपने भाई को याद दिला रहे हैं। नहीं, वो मसला ये है कि इस वक्त और कोई पॉलिटिकल बयानिया नहीं है उनके पास। अगर इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हो चुकी होती है, हुकूमत ने कुछ ऐसा डिलीवर कर दिया होता कि हालात बहुत बेहतर होते, तो शायद वो इस तरह की बातें ना करते। ये वो बातें जो अपोजिशन में की जाती हैं और हर जमात करती है। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई और उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे किरदार हैं, तो भाई आप उनका एहतसाब करें। किसने आपको रोका है? आप वफाक में आपकी हुकूमत है, आप मूव करें, कोई कमीशन बना दें, आर्टिकल 6 किसी पे लगाना है तो वो लगाएं, आपको कौन रोक सकता है? आपकी अपनी हुकूमत है। तो वो जो गिला शिकवा कर रहे थे वो लग रहा ऐसे था कि वो ऑपोजिशन में थे। जब वो उस तरह का गिला शिकवा करते थे उस वक्त तो यकीनन वो हक बजाने थे, लेकिन अभी तो उनकी अपनी हुकूमत है। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है वो अभी भी सियासी तौर पे वहीं पे फंसी हुई है जहां से इन्होंने हुकूमत संभाली थी। और इसी वजह से आज 2-3 साल के बाद जब भी बात होती है तो बात उन्हीं सारे मामलात के हवाले से होती है जहां से मामला शुरू हुआ था। तो लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मियां साहब की हुकूमत आएगी, और अगर वो ये समझते हैं कि किसी का एहतसाब होना चाहिए तो वो तो फिर सिंध की हुकूमत ने तो नहीं करना, वो वफाकी हुकूमत नहीं करना है, अपनी हुकूमत है, आप करें शुरू एहतसाब।
खाकवानी साहब, आई होप आपने अतर काज़मी साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। मैं इन्हीं की बात से एक सवाल आपसे कर देती हूँ। अगर सब कुछ कायद से पूछ कर होता है, यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं ना, वो बड़े भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा उनसे गाइडेंस लेती हैं, भाई लेते हैं, दीगर वज़रा भी जाते हैं, मीटिंग्स जो है जाती उम्रा में होती हैं, तो सब कुछ उनसे पूछ के होता है। तो फिर ये जो 5 के टोले पे वो वक्तन फ़वक्तन रोशनी डालते हैं, इस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं होती? देखिए मियाँ साहब की आप जो मजबूरी है ना, वो मजबूरियों को भी समझे ना। जिस तरह अब आप देखें खुद अंदाजा लगाएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार थे। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की लीडें और सब चीज़ लगी हैं, हाँ, और वो मियाँ साहब तकरीर तो भी एमएनए रखी गई हैं। थी। क्या? जी, वो सब कुछ था। और लाहौर से एमएनए तो है ना, वो जैसे भी हैं या नहीं है, बहरहाल वो ऑफिशियली तो एमएनए है ना लाहौर से। आमिर रुकन खाकवानी साहब, असेंबली है, रुकन कौमी असेंबली है। आपने तो सबको एक ही सफ में खड़ा कर दिया। आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एमएनए हैं, बाकी भी तो एमएनए हैं। अब ये तो ज्यादती ना करें इतनी। जो बड़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो मेन क्वालिफिकेशन है ना, वो तो रुकने कौमी असेंबली बनना है ना। कि रुकन जो मेंबर कौमी असेंबली होगा वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है सिर्फ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब रुकने कौमी असेंबली होने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। तो उनकी मजबूरियों को, मेरा ख्याल है मियाँ साहब की, मैं तो इस बयान पे खुश हूँ कि मियाँ साहब तो कुछ बोले तो सही। हमें तो ये खतरा हो गया था कि मियाँ साहब खुदा ना खास्ता कोई डिमेंशिया के मरीज तो नहीं हो गए, या कोई ऐसा हो गया, क्या मसला है कि आखिर बोल क्यों नहीं रहे वो, कोई बयान क्यों नहीं रहे। तो हमें तो इस पे खुश होना चाहिए, चलो मियाँ साहब ने एक बयान दिया तो है ना, अच्छा बुरा जैसे उसे बहस अपनी जगह है, चलो बोलना तो शुरू हुई ना। पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लोगों का काम है बोलना, मीडिया में आना, पब्लिक से राब्ता रखना, बात करना। मियाँ साहब तो बिल्कुल एक हम वो सराइकी में कहते हैं कि रुस के बिल्कुल ना, एक रूठ के बिल्कुल बैठ गए थे घर में, एक अपने हुजरा नशीन हो गए थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाहर आना अच्छी बात है। मुझे वैसे इस सब में जनरल फैज हमीद कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, आप भी देख रहे होंगे आजकल अखबारात में, कॉलमों में भी, और कुछ लोग बाकायदा जो इवन जो कॉलम नहीं भी लिख रहे, वो अखबार से या किसी चैनल से हट भी गए हैं, वो अपने अपने वेबसाइट्स पे जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ एक पूरी कैंपेन चल रही है। तो मियाँ साहब का भी मेन टारगेट मुझे वही लग रहा है। वो सारा कुछ मलबा लेकिन वो सिर्फ एक फैज नाम हमीद साहब तक पे तो डालना नहीं महदूद ना। मैं अगर जसारत करूं, सिर्फ फैज हमीद का नाम नहीं, तो शामिल वो नहीं इस था वक्त उस होता 5 ही के है ना टोले कि में। जब आप किसी को देखें, होता ही है ना जब आप किसी को स्केप बोर्ड बनाते हैं ना, कोई मतलब एक बकरा किसी को ज़िबा करते हैं, सारा उसी पे डाल देते हैं ना। तो वो लगता है कि फैज हमीद साहब पे जो है ना, पता नहीं सैफ का ना भी शायद वो उसमें कि मैं काबिल गिरफ्त ना हो जाऊं इससे। तो जनरल रिटायर फैज हमीद पे ना सारा मलबा डाला जा रहा है, वो डाला जाएगा। अब आप देख ले, सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं, आप सिर्फ नोट करना शुरू कर दें, मीडिया में आप देखना शुरू कर दें, नहीं, कितनी ज्यादा चीजें डाला आना शुरू हो जाएगा, गई डल गया है, तो फिर बाकी चारों का क्या करना है? मतलब सॉरी, मैं समझने के लिए सिर्फ पूछ रही हूँ। बाकी फिर वो आपको पता है कि जो जिसके जहाँ पे अब पर जलते हैं मियाँ साहब के भी, वहां वो लोग नहीं होंगे। किसी एक को सजा मिल जाएगी, उससे मियाँ साहब खुश हो जाएंगे, चलो किसी को तो हुआ। वैसे मियाँ साहब को ना ये बात समझनी चाहिए, मियाँ साहब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को कुछ लोग लेकर आए हैं और उन्होंने जगह बनाई। मियाँ साहब को ये समझना चाहिए कि अवाम ने, उनके अपने वोटरों ने ही उनको छोड़कर, उनको बिट्रे करके कह लें या उनको दागे मुफारकत देके तहरीक इंसाफ को रुख किया है। तो अपने वोटरों को राजी करने की कोशिश करें मियाँ साहब। पंजाब उनके में अभी इस तरह ज़िमनी इलेक्शन जो कराया है एक तरफा, जहाँ पे उनको बाइकाट है और अकेले ही आप मैदान में राज कर रहे हैं, तो इस तरह नहीं बात बनने की। असल में उनको अपने वोटर को, अपनी सियासी बेस उनके हाथ से निकली है, इमरान खान को वो ले आने वाली है। नहीं तो सिर्फ ऐसा नहीं है, नहीं तो यहाँ पे कितने लोग थे, कितने ही लोग आए, हर एक को नहीं बना सकती। ऐसा नहीं मुमकिन होता, इलेक्शन ऐसे नहीं जीता जाता कि अब किसी को एक पपेट को बना देना वो इलेक्शन जीता, ऐसे नहीं होता। लोगों ने वोट लिए हैं, अब 8 फरवरी के वोट सबके सामने है ना। वो उससे पहले भी वोट लिए हैं, एक बड़ी पार्टी बनी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैज हमीद की कहने पे या वो पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम पे या और लोगों पे नाम करते हैं। क्रक्स जो मुझे समझ आया है, या जो मैं, फिर इसका मतलब ये कि मियाँ साहब ने ये समझ लिया है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और एमएनए बन गए हैं, असेंबली जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़े इंटरवल के बाद मीडिया पर आकर ये भी कह सकते हैं कि हम भूले नहीं 5 के टोले को, सबका एहतसाब होना चाहिए, और ये कह के वो फिर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और फिर कभी कभी फिर उनको उनका चेहरा मुबारक देखने को मिलता है। तो ये इज इट इनफ? देखिए ये तो मेरे ख्याल में समथिंग तो नहीं है, ये तो एवरीथिंग है जो टू बी ऑनेस्ट इस वक्त उनको मिली हुई है। तो एवरीथिंग तो मियाँ साहब के लिए थोड़ी है, वो तो छोटे मियाँ साहब के लिए है या साहबजादी के लिए किसी हद तक है।
देखें, जो 2024 का मैंडेट था उसमें तो मियां साहब के हिस्से में मुर्गी की गर्दन भी नहीं आनी थी। अभी तो देखें ना, टांगे भी वो खा रहे हैं और पूरा चिकन पीस वो एंजॉय कर रहे हैं। तो वो 2024 का जो मैंडेट था उसके बाद तो एवरीथिंग उनको मिल चुकी हुई है। तो यहाँ पे एक तासुर जो ये बार बार दिया जाता है कि शायद मियां साहब इस सिस्टम से अलहदा हैं और उनका आशीर्वाद हासिल नहीं है, उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है। नहीं, मियां साहब की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, चाहे 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो। आपने देखा मियां साहब आते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। और फिर एक जो कुर्बानी की बात की जाती है, कुर्बानी कौन सी दी है उन्होंने? मियां साहब तो मुल्क से अदालती मफरूर थे, वापस आए, उनका बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर हो गया। जिस तरीके से उनके केसेस खत्म हुए, वही नैब के प्रोसिक्यूटर ने आके बताया कि भाई हम तो गलत थे। जो नैब का प्रोसिक्यूटर आके वहां पे कहता था कि जी मियां साहब को सजा दें, उन्होंने कहा जी हमारा तो पूरा मुकदमा ही गलत था। जिस तरीके से मुकदमे खत्म हुए, तो मियां साहब ने कोई कुर्बानी उस तरह नहीं दी। मियां साहब को तो बड़ी सहूलत यहाँ पे दी गई है और वो उस सहूलत को एंजॉय भी कर रहे हैं, उनकी हुकूमत भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीज के ऊपर इक्तफा उन्होंने किया है। बाकी जहां तक उनकी ख्वाहिश है एहतसाब की, तो वो देखिए उनकी हुकूमत है, जिसा मैंने पहले भी अर्ज किया, वो कर सकते हैं। और जो जनरल फैज का आपने करेंगे? जिक्र किया, जनरल फैज, सॉरी आपने कहा कर सकते हैं, उनकी हुकूमत है, मैं पूछ रही हूँ करेंगे? देखें, वो अब ये तो क्वेश्चन मियां साहब से करने वाला है कि वो क्यों नहीं कर रहे। अगर मियां मेन साहब चीज ही तो तो ये है ऐसे लग रहा है कि जब वो ये बात करते हैं वही पूछ रहे हैं मैं उन्हीं के पर्सपेक्टिव से ये बात पूछ रही हूँ। जी, बस वो जिस तरह मियां साहब के पास कोई जवाब नहीं है, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों नहीं कर रहे। जहां तक जनरल फैज का ताल्लुक है, आपने भी उनका जिक्र किया। देखें, जनरल फैज को जो इल्जामात मियां साहब लगाते हैं, उनके हवाले से कोई उनके ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा। वो इदारे का अपना एक खुद एहतसाबी का अमल है और उसके मुताबिक जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो मियां साहब इल्जामात लगाते हैं वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर वो मियां साहब इनिशिएट करना चाहते हैं, तो अगेन फिर वही बात है कि वो उनकी हुकूमत को करना पड़ेगा। तो बातें तो काफी हो रही हैं, गिले शिकवे काफी हो रहे हैं, लेकिन मुझे यही लगता है कि ये गुफ्तगू की हद तक ही ये चीजें महदूद रहेंगी। अच्छा, इन गिले शिकवों के दरमियान एक और भी जमात है जिसका तस्करा करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जमात के अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं उस पर हम अक्सर टीवी पे बैठ के तबसरा करते हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। और फिर वहाँ पर होता ये है कि उनके हुकूमत से बहुत सारे गिले शिकवे हैं। किरण साहिबा, एक तो आप मियां साहब के हवाले से मैंने सवाल किया, उस पर कमेंट करना चाहें तो वो भी कर ले, साथ सवाल भी ले लें। और वो सवाल ये है कि 26 नवंबर गुजर गई अफवाह तफहीम से कि गुजार दी गई? माजरत, क्योंकि कई सारे दिनों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये शर्फ हासिल करूं कि आपके प्रोग्राम की जीनत बनूं, लेकिन इत्तेफाकन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाती। तो उसके लिए पहले मैं माजरत भी करती हूं आपसे भी और आपकी टोटली गुड आतर भी बाय द वे बड़े दिनों बाद आपकी टीम से भी रूनुमा हुए। और दूसरा ये कि जो आपने मियां साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया ना फरवा, तो मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर क्या बात की जाए, क्योंकि मैं जब तारीख देखना शुरू करती हूँ, रीसेंट पास्ट की तारीख, वो तारीख के जब मियां साहब लंदन में थे और जब लंदन से पाकिस्तान आ रहे थे, तो मियां साहब ने तो हमें पिछले इन 3-4 सालों में हमें काफी सारे बयानियां दिए हैं। मियां साहब ने हमें वो बयानियां भी दिया कि ये 5 कौमी मुजरिमान हैं कि जिनका एहतसाब होना चाहिए। फिर मियां साहब जब वापस आए तो उनमें से 5 में से 1 माइनस हो गया, फिर वो 4 हो गए, फिर उसके बाद वो जजेस का एहतसाब हो गया, फिर जजेस के एहतसाब के बाद हमें एक बयानिया मिला कि अब मिट्टी पाव नहीं होगा। फिर जब मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ, मियां साहब ने कबूतर उड़ाया, तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि अब मिट्टी पाव करके और फिर अब आगे बढ़ा जाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि एक तो फिर किस बात के ऊपर सोचा जाए, क्योंकि अब पिछला 1.5-2 साल आप ये वाला लगा लीजिए जो मौजूदा हुकूमत है, उससे पहले का पैरा लगा लीजिए पीडीएम वाली हुकूमत का। तो इस सारे हालात में, इन सारी सिचुएशंस में, तो फिर मियां साहब की जमात ही पावर में थी, तो फिर जिनके एहतसाब की बात हो रही थी या खास करके पाव की जो बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बुनियाद रखना, जो जजेस की ट्रांसफर, इसको वैसे अनदर वे आप समझते नहीं कि इंतकाम ही है? मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। अच्छा, चले, आप सवाल करके मुझे फंसाने की क्यों कोशिश करेंगे? हालांकि आपको मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से मैं बात करी, आप सिर्फ अदालती मामलात की तरफ देख रही होंगी, वरना दूसरी तरफ देखिए मैं ओपनली इस पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि हमें ये कहा गया था नून लीग की तरफ से, अक्सर और बेशतर लोगों ने ऑन रिकॉर्ड बताया था कि बाकियात मौजूद हैं, असरात मौजूद हैं। तो जब ये तरमीम हुई है, तो क्या इन अदर वे ये रिवेंज टेकन वाला सीन नहीं हो गया?
मैं उसी बात पर आ रही थी ना कि हमें तो 5-6 बयानियां एक साथ मिल गए ना, 5 पॉलिसीज तो वो है ना जो मैंने आपको गिनवा दी कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो फिर आगे कैसे बढ़ना है। कि आज भी कई सारे दिनों के बाद जब मियां साहब रूनुमा होते हैं तो मियां साहब हमें वहीं पर ही दोबारा लेके जाते हैं कि उनको क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया और किसी और को कैसे फैसिलिटेट किया गया और फिर उनका एहतसाब होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि मियां साहब जब ये बात करते हैं तो ना उनके लेफ्ट साइड पे हमें मुल्क के वजीर आजम जो उनकी अपनी जमात से हैं, उनके भाई हैं, ना वो नजर आते हैं, ना राइट पे उनकी अपनी बेटी जो कि वजीर आला है और इस वक्त पार्टी की अहम रहनुमा है, वो भी नहीं नजर आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि मियां साहब एक अलग लाइन लिए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वोटर, वो सपोर्टर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीडीएम हुकूमत से पहले वाली जो एक पॉलिसी थी, जो उस पॉलिसी को देख रहा है और जो ये समझता है कि शायद पीएमएलएन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है, तो मियां साहब ने उनको एक तसल्ली देने के लिए या अपने आप को उस सारी सिनेरियो से, अपने भाई से और अपनी पार्टी की पॉलिसी से थोड़ा सा डिस्टेंस करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया। और फिर उस पर आप ये देखिए कि उसको उनकी अपनी पार्टी भी ओन नहीं कर रही है। आज ही जो वजीर आजम के मुशीर हैं, उनका बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ गया कि हमें अब पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे तरक्की की तरफ चलना चाहिए। अगर फरवा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकें तो मेरे लिए तो ये बड़े अफसोस की बात है। अगर मैं अपने प्रोग्राम में भी ये बैठ कर डिस्कस कर रही हूँ, अगर हम आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे हैं या और प्रोग्राम्स में भी अगर ये बातें डिस्कस हो रही हैं, तो मेरे लिए अब ये इसलिए पेनफुल है, इसलिए अफसोसनाक है क्योंकि मैं उन रिपोर्ट्स को देख रही हूँ जो कल आई है या जो पिछले हफ्ते आई है। हमें बार बार ये बताया गया, ये सुनाया गया और ये क्रेडिट लिया गया कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था, इसलिए एक हुकूमत गिराई और दूसरी हुकूमत आई और मुल्क को बचा लिया। ये कैसा मुल्क को बचाया गया है कि आज जो पाकिस्तान की आवाम है वो 7.5% से ऊपर बेरोजगारी पर है। और अगर आप एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये जो डाटा है, ये जो आदादोशुमार हमारे सामने आए हैं, ये वो डाटा है कि जिसमें जो मास्टर्स है, जो ग्रेजुएट है, जो इंटर पास बच्चे बच्चियां हैं, जो कि बेचारे इनको कहीं नौकरी नहीं मिली, उनको कहीं काम नहीं मिला, तो कोई छोले बेचना शुरू हो गया, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई बर्गर बेच रहा है, तो ये उस 7.5% में नहीं है। अगर आप उन तमाम को कलेक्टिवली देखते हैं तो 25% बनता है जो पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगार है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हमें वो सुनाया गया डिफॉल्ट हो रहा था, हमने बचा लिया। पाकिस्तान की आवाम जो डिफॉल्ट से भी नीचे चली गई, उनको कौन बचाएगा? तो हमें निकलना पड़ेगा इस चीज से कि उसकी हुकूमत को किसने गिराया, या फिर मौजूदा हुकूमत जो ऑपोजिशन में लोग हैं या जो अडियाला में है, वो यानी हमें सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा और रियलिटी चेक लेना पड़ेगा। काम क्यों नहीं कर रही? एग्जैक्टली हमें जरूरत इस बात की है कि खुदा के लिए पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान की आवाम इन चौरंगियों के बीच में घूमते घूमते परेशान हो गई है। इसी वजह से हमें नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो मास्टर समझी जाती थी अपने आप में कि वो एहतजाजी सियासत और सड़कों की सियासत में माहिर है, आज अगर उनके साथ कोई सड़क पर सियासत आवाम नहीं निकल रही है तो उसका ये रीजन नहीं है कि पीटीआई के अपने अंदर इतने ज्यादा रिफ्ट पाए जाते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कवर की वो मैं शेयर करती हूँ। आपको याद होगा कि पीडीएम जब बनी थी और अदम एतमाद की तहरीक बड़ी जोर से आ रही थी, तो मेरा इत्तेफाक ये हुआ कि मैं सड़कों पर निकली एक शो की रिकॉर्डिंग के लिए और मैंने सोचा कि चले आम लोगों से जो नून लीगी इत्तेहादी उनसे पूछते हैं कि वो पीडीएम के इस जुलूस के साथ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। यू वुड बी एस्टॉनिश्ड के लोगों के जवाब ये थे कि अगर हम निकल गए तो हमारी दिहाड़ी कौन देगा। उस वक्त भी ज़ाहिर है महंगाई का बड़ा अरूज था, इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई थी। तो पॉइंट ये है कि आई कैन रिलेट विद दिस थिंग कि जब आवाम के पास खाने को होगा नहीं तो फिर उनके लिए महंगा क्या तो सस्ता क्या, उनके लिए तो खाना मिल जाए। मैं जानती हूँ जिसका गवर्नमेंट थी उस वक्त, सिर्फ एक जुमला मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। हमारे सामने वो वाकयात भी याद है कि पार्लियामेंट के सामने आकर लोग अपने आप को किस तरह से आग लगा रहे थे। हाँ जी, ये पीटीआई की गवर्नमेंट मैं चाहूंगी कि जो आपने बात की है, बट अगेन जी अगेन आज भी तो यही हो रहा है। आज भी यही तो हमारा अलमिया है कि आज भी वो भी वही कर रहे थे और आप भी वही कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे आना चाह रही थी, आप पहले आ गई तो चले गुड कि हमने डिस्कस कर लिया, बट इससे पहले मैं पहले वाले टॉपिक को वाइंड अप करने की तरफ आती हूँ। खाकवानी साहब, ये जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो रही फॉर लास्ट 3 वीक्स नाउ, एंड अतर हमारे साथ मौजूद हैं, वंस ही ट्राइड एज वेल, अब उसके बाद दोबारा अतर आपने कोशिश की है मिलने की, नहीं की वो आप हमें बता दीजिएगा, बट नहीं हो रही मुलाकातें रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। फिर ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म होता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव होते हैं, इंडियन मीडिया प्रोपोगेट करता है वगैरह वगैरह। क्या लगता है आपको? उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आ गई जेल इंतज़ामिया की, बता भी दिया, लेकिन ये नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची?
देखिए जो आपने ठीक कहा कि इस तरह के खुदा न खास्ता उनकी हेल्थ के हवाले से अफवाहें उड़ना शुरू हो जाए, या बाहर में इंटरनेशनल मीडिया में भी बाज़ जगहों पे कि किसी खास एजेंडे के तहत ही सही, लेकिन अगर वो खबरें या चीज़ें इस तरह की चलने लगे खान साहब के हवाले से, तो वो बहुत ही परेशान-कुन है। और मैं तो वैसे सच्ची बात है इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ऐसा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है किसी ऐसे बहुत बड़े ब्लास्ट का, एक बहुत बड़े धचके का। ये बहुत ही खौफनाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो और उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी सेहत ठीक होगी। लेकिन मुलाकातें पे पाबंदी मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है? यानी बिल्कुल सेंसलेस है। यानी कोई बात, मतलब खान साहब की अगर अपनी बहनों से मुलाकात हो जाती है, उससे क्या हो जाएगा? कौन-सी कॉन्स्पिरेसी पैदा हो जाएगी? और जेलों में जो कैदी हैं, उनकी मुलाकातें नहीं होती क्या? उनकी मुलाकातें होती हैं, आम होती हैं, रूटीन में मुलाकातें होती हैं। तो ये एक उसको स्पेशल केस बनाना और मतलब एक इंसानी हकूक के भी खिलाफ है, सियासी अखलाकियात के भी खिलाफ है। और ये भी मेरे ख्याल में लोगों को सोचना चाहिए, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, यहाँ चीज़ें बदलते पता नहीं लगता। आज आप बैठे, कल खान साहब भी बैठे थे, उस उनसे भी कई गलतियाँ हुई। उनके दौर में भी कुछ काम ऐसे हुए जो नहीं होने चाहिए थे अपोज़िशन के साथ। लेकिन आज जो हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो कल को दोबारा अगर सूरत-हाल बदलेगी, तो फिर इनके साथ क्या होगा? तो ये सोचना चाहिए, अच्छी रवायात कायम करनी चाहिए। और जो थोड़ा बहुत भरम है जमहूरियत का, वो भरम तो कायम रखना चाहिए ना, कि एक जमहूरियत है, कि अखलाकियात है, कि पॉलिटिकल कल्चर है। एक बंदा पाक साहब वज़ीर-ए-आज़म है, वो जेल में अगर कैद है, उस पे केसेस चल रहे हैं, उसके उनके ट्रायल चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ट्रायल खत्म हो गए हों। तो वो बहुत ही अफ़सोसनाक है, मतलब कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या नून लीग के जो सेन वॉइसेस हैं, वो लोग भी खामोश हैं, चुप हैं। किसी में शायद इतनी जरूरत नहीं है कोई ऐसी बात करे कि मतलब मुलाकात में क्या हर्ज है भैया? मुलाकात करें, उससे बहुत सारी र्यूमर्स वैसे ही खत्म हो जाएंगी। खान साहब की मुलाकात अपनी बहनों से हो जाए, वकला से हो जाए, तो और लोग जो उनसे मिलना कर चाहते हैं, उनके पॉलिटिकल वर्कर वगैरह भी, तो आप मुलाकातें होने दें। कौन सा उसमें ऐसा मसला? एक मैकेनिज्म की तहत ही होंगी ना। उन्होंने कौन से नारेबाजी करनी है, वहाँ जुलूस निकालना है, वो एक एक तरीकाकार बना के एक लिस्ट लोगों की जाती है, उससे मुलाकात हो जाए। तो ये बहुत अफसोसनाक है और बहुत ही काबिल मजम्मत है ये। ठीक। और उससे ही सारे र्यूमर सब चीजें फैल रही है, तो नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे मजीद जो है वो अतर काज़ी भी मौजूद है, किरण नाज साहबा भी मौजूद है, उनसे भी तबसरा जो है वो लेंगे। लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, क्विकली एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। कतर काज़मी साहब, ये जो इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक अफवाहें हैं, ज़ाहिर है कि इस पे उन्होंने जेल इंतज़ामिया ने भी एक क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, वो डियाला में ही है, सेहत और सलामती के साथ हैं, ख़बरें दुरुस्त नहीं है वगैरह वगैरह। बट ऑन दी अदर हैंड, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और उनकी जमात को जिस तरीके से रिएक्टिव होना चाहिए था, मसलन उन्होंने ट्यूसडे को जो है वो एहतजाज की कॉल दी, फिर वो एहतजाज की कॉल चंद घंटे में ही ख़त्म हो गई, तो क्या प्लानिंग का फुकदान है? क्योंकि एक ऐसी जमात जो 126 दिन का धरना काट सकती है, तो इतना थोड़ा बहुत तो बैठ ही सकती है। देखिए, इसमें असल चीज ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। उनकी बहनों ने उस दिन जितना लिमिटेड धरना वहां पे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी, उससे पहले ही मुलाकात हो जाती है। अब ये जिस किस्म की खबरें उड़ाई जा रही हैं, अगर आप देखें तो ये वहां से खबरें आ रही हैं जहां से हमेशा से पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जाती है। भारतीय मीडिया इसको उछाल रहा है, बिल्कुल भारतीय मीडिया इसमें प्रोपेगेंडा कर रहा है। कुछ अफगानिस्तान से रिलेटेड अकाउंट्स हैं, वहां से इस किस्म की खबरें दी जा रही हैं। लेकिन मेरी खुद एक बड़ी इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत से बात हुई और बड़ी क्रेडिबल उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर अफवाहें हैं। मेन इशू वही है कि जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो उसकी वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म के आप देख सकते हैं कि कोई बयानियां भी बनाने की कोशिश की जाती है, प्रोपेगेंडा भी होता है, और इसमें फिर अदालत का हुक्म भी है, उसको भी इग्नोर किया जा रहा है। तो जब तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, टू बी ऑनेस्ट, इसमें हमेशा गुंजाइश रहेगी कि अपने मकसद के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक लोग अपना अपना बयानियां बनाने की कोशिश करेंगे। जहां तक तरीके इंसाफ के एहतजाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में देखें गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए स्पेस बहुत ज्यादा कम हो गई, और खुसूसन 9 मई के बाद फिर आपने देखा कि उनके लिए स्पेस बिल्कुल महदूद हो गई। फिर बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। फिर 2024 का जो इलेक्शन, उसके बाद क्या हुआ, फिर मखसूस सीटों के अंदर क्या हुआ, फिर हालिया जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं वो किस माहौल में हुए। तो स्पेस तो पॉलिटिकली उनके लिए कम की जा रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो सपोर्ट है और उनकी जो वोटर बेस है वो खत्म नहीं हुई, वो अभी भी वहीं की वहीं पे है। अगर खत्म नहीं हुई तो फिर हरिपुर में ऐसा हो गया।
देखे ना, हरिपुर में अब वो एक इल्जाम भी लगाते हैं, और हरिपुर में 42% जो है वो टर्न आउट हुआ है हरिपुर के अंदर। और पिछली दफा से जो है कोई 50,000 ज्यादा नून लीग के वोटर को पड़ा है, और उसमें दोनों साइडें एक दूसरे के हवाले से अपना अपना इल्जामात लगा रही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे हरिपुर के अंदर आपने देखा है, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आई। कैप्टन सफदर ने जाके कैंपेन चलाई, किसी ने खुदा न खास्ता उन पे केस नहीं किया, किसी नून लीग के उम्मीदवार का पोस्टर नहीं उतारा गया। उसके बरक्स जो पंजाब के अंदर माहौल है वो आपके सामने है। लेकिन एट द सेम टाइम तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में आपको कंफ्यूजन भी नजर आई। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो हर जगह पे लड़ें, अगर नहीं लड़ना तो कहीं पे ना लड़ें। ये तो नहीं हो सकता कि उमर अयूब साहब की फैमिली की सीट है तो वो हमने रखनी ब्लैक है, एंड व्हाइट में रखें, ग्रे में चीजें ना रखें। बिल्कुल। और अहमद अजहर ने साहब ने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, अहमद अजहर के कहते हैं कि खुदा भांजे ना खास्ता असेंबली जाली है लेकिन मेरा भांजा उधर भिजवा दो। तो वो आपको इनकी पॉलिसी के अंदर कंफ्यूजन भी नजर आई जो क्यादत बाहर बैठी हुई है। नहीं तो आपके ख्याल में उनको मुकम्मल तौर पे बायकॉट करना चाहिए था कि लड़ना चाहिए था? नहीं, मेरी तो कोई राय इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती इस हवाले से। लेकिन इमरान खान ने वाजे तौर पे कहा था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना, और वो उनका केस ये था कि अब जिस तरीके से मामला चल रहे हैं और जो 45-47 की बहस है, निजाम ने सिस्टम ऐसा वजह कर लिया है कि आपको हर हालत में शिकस्त होगी, तो लिहाजा आप इसका हिस्सा ना बने। अब ये मौकिफ है, जरूरी नहीं है कि मैं इससे इतफाक करूं या आप इससे इतफाक करें। लेकिन अपनी जमात को उन्होंने यही कहा, लेकिन उनको कन्विंस किया गया कि 2 हल्कों के अंदर हमें इजाजत दें। फिर उसके बाद जो 2 हल्कों से रिजल्ट आया, अब उसके ऊपर ये कंप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी देर हो गई है। पीपल्स पार्टी भी डीजी खान वाले पे कंप्लेंट करती हुई दिखाई देती है किरण साहिबा। लेकिन जब हम ये चेंज देखते हैं अलामा नासिर अब्बास साहब और महमूद अचकज़ई साहब की सूरत में, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अब बॉल जो है वो इनके कोर्ट में आ गई, चाहे वो मुलाकातों की लिस्ट की हो या दीगर मामलात भी ज़ाहिर है वो देख रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? इस पे एक मेरा कमेंट है और एक मेरी खबर है। खबर के हवाले से तो मैं अतर साहब की बात को सेकंड करूंगी, क्योंकि उनकी अहम लोगों से बात हुई है, मेरे उन अहम रिपोर्टर्स से और कुछ अहम उन जराये से बात हुई है जो जाते रहते हैं, इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त माशाल्लाह और अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की सेहत पहले से बेहतर है, पहले से अच्छी हो रही है, मतलब सेहत उनकी पहले से अच्छी है, ये मुझे बताया गया है। और ये मैं उन लोगों के बारे में आपको बता रही हूँ जो जाते हैं, मिलते हैं। मैं उन रिपोर्टर्स से की भी बात कर रही हूँ, मेरी उनसे बात हुई है कल जब ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और जिस तरह से इंडियन मीडिया के ऊपर हमने देखा कि वो पहले से अच्छे से मुराद क्या है? पहले वो वाला जब वो बाहर थे या बीच में कुछ बीमार हुए थे? एग्जैक्टली यही बताया गया कि उनकी सेहत पहले से ज्यादा बेहतर है, मतलब पहले से ज्यादा हशाश बशाश और सेहतमंद नजर आते हैं, ये उन रिपोर्टर से बताया। और अगर आपको याद हो तो अलीमा खान साहिबा भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब इमरान खान की सेहत से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, बताया जाता रहा कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और फिर पाकिस्तान में भी, आज तो हम इंडियन मीडिया को कोट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये हरकतें की हैं कि खान साहब के हवाले से कुछ इतनी फजूल किस्म की वीडियोस बनाकर उन्होंने पोस्ट की हैं और उसके ऊपर एक कियोस्क क्रिएट हो गया कि अल्लाह जाने पता नहीं इमरान खान को जेल में क्या हो गया। लेकिन उसके बाद अलीमा खान साहिबा जब मिलकर आई, बाहर आई, उन्होंने आके बताया कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेहतयाब हैं और पहले से ज्यादा हशाश बशाश है। लेकिन जो इसमें एक मिनट किरण, अलाउ मी टू आस्क यू दिस वेरी लिटिल क्वेश्चन, और वो ये है कि फिर ऐसी नौबत क्यों होती है कि नहीं हर दफा क्या ऐसे ही कोई अफवाहें उड़ेंगी फिर मुलाकात होगी? प्रॉब्लम तो ये है कि मुलाकात ही नहीं हो रही ना, तो फिर ऐसी अफवाहें उड़ेंगी। एग्जैक्टली मैं इसी पे ही आ रही थी कि एक तासुर ये भी है कि इस वक्त ये जो कियोस्क क्रिएट किया जा रहा है, और क्योंकि हम ये देख चुके हैं, अभी 2 रोज पहले हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, जो यूएसए से ऑपरेट हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, और अगर आप टाइमलाइन जाके चेक करते हैं तो वहां पर आपको इस तरह की खबरें नजर आती हैं, इस तरह की चीजें नजर आती हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि इमरान खान की सेहत इस वक्त खराब है और उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश पाई जाती है। तो एक तासुर ये भी है कि ये इसी वजह से किया जाता है कि बहुत सारे दिन जब हो जाते हैं, फैमिली की मीटिंग्स नहीं होने दी जा रही होती हैं, पार्टी के लोग नहीं मिल पा रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद ये कियोस्क क्रिएट किया जाता है कि जिसके बाद मीटिंग हो जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने जिस हद तक करना था, जो करना था, वो आप कर चुके हैं। आपने अब माशाल्लाह हुकूमत की जो PMLN है उसकी सिंगल मेजॉरिटी अब पार्लियामेंट में हो गई है। एक जमात को आपने बिल्कुल ही दीवार से लगा दिया है। 2022 में वो जमात जिस तरह से सड़कों पर दंदनाती हुई फिरती थी, आज अगर उनका कोई अहम दिन भी होता है उसमें भी 200-300 बंदा नहीं आ सकता है।
कल 26 नवंबर थी और कल यहाँ इस्लामाबाद में आप देखते 5-5, 6-6 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो एक सड़क पर खड़े हुए थे, और वो इस्लामाबाद की गाड़ी हो, वो पंजाब की गाड़ी हो, वो कहीं की भी गाड़ी हो, उस गाड़ी को इस तरह से चेक किया जा रहा था कि उसके अंदर बच्चे भी बैठे हुए हैं, फैमिली भी बैठी हुई है, लेकिन हर गाड़ी को रोक रोक के इस तरह से तलाशी ली जा रही थी कि पता नहीं कौन से पीटीआई के कारकुनान और वोटर सपोर्टर आकर और पता नहीं इस्लामाबाद में क्या कर रहे एहतियात हैं। इलाज से तो एक बेहतर है। जमात को आपने इस हद तक, जी ठीक है एहतियात हो रहा था, लेकिन एक जमात को आपने इस हद तक दीवार से लगा दिया कि आपको अच्छे तरीके से खुद भी ठीक है। मालूम है कि अब उनके अंदर वो एहतजाज करने की सकत नहीं रही है। तो फिर ये कौन सा मजाक है कि आप एक लीडर को, जो उनका हक है, उनकी फैमिली से मिलना उनका हक है, वो आप उनका हक उनको हासिल नहीं होने देते हैं। और फिर उसके बाद उससे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आप हुकूमत के लोगों से सवाल पूछते हैं कि जी इमरान खान से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, तो वो ये कहते हैं कि जी ये हमारा इस्तेहकाक नहीं है, ये जेल सुपरिटेंडेंट बताएगा। जब पंजाब की मिनिस्ट्रीज से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा, वजीर आला साहिबा को इन चीजों से कोई कंसर्न ही नहीं है कि वहां पर कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा, उनकी तरफ से इस तरह की किसी भी किस्म के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती। तो फिर सवाल ये कि अगर हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहा है तो फिर हुकूमत को चाहिए कि उनसे बास पुरस्कार है। अगर ये नीचे हो रहा है काम, अगर हुकूमत के नीचे के लोग अगर ये काम करें तो फिर हुकूमत को चाहिए कि अपनी रिट बहाल करें, ये सवाल करें कि अगर एक कैदी मौजूद है जो कि साबिक वजीर आजम है, जिसका इस्तेहकाक है, जिसका हक है, जिसके लिए अदालती हुक्म भी और मौजूद किसी है। भी कैदी को मेरा ख्याल से हमारा कानून ये इजाज़त देता है कि मुलाकात तो होनी चाहिए कम अज़ कम। अगर वो 302 का भी कोई मुकदमा उस पर चला है तो फिर भी उसके अहले खाना से मिलने की तो ये कानूनी इजाज़त होती है। बट खाकवानी साहब, मैं दोबारा उसी पॉइंट पर आती हूँ। एक वर्ड मुझे अगर इजाजत दीजिएगा, जी, सिर्फ प्लीज। एक वर्ड मुझे इजाजत दीजिएगा कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने ये तक बात कर दी कि क्योंकि अजी उनकी बहनें मिलने जाती हैं तो वो जब बाहर आती हैं तो वो इमरान खान का ऐसा पैगाम लेकर आती हैं कि जिसके बाद जो है वो एक अफरा तफरी सी क्रिएट होती है। तो भाई वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट आज भी चल रहा है, जब मुलाकातें नहीं होती तब भी चल रहा होता है। और इतना खौफ, इतना डर कि अगर बहन जाकर मिल लेंगी और मिल के बाहर आएंगी तो फिर कोई अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। हुकूमत को कुछ बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। शीशे के घर में बैठ के जो है ना वो पत्थरों को दावत नहीं देनी चाहिए। एग्जैक्टली और मेरा ख्याल से कि हमें देखना भी चाहिए कि हम किस हद तक जो है सामने वाले को आजमाइश में डाल सकते। बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को बहुत अच्छा नहीं किया था अपने दौर में, ऐसी चीज़ें की थी जो शायद उनको भुगतना भी पड़ रही हैं, जिस पर मजबूरन आज हम अगर चाहें भी कि उनके साथ जस्टिस हो तो हमें फिर वो याद आ जाती हैं। उसमें सहाफ़ियों पर कदगने लगाना, उनको ऑफ स्क्रीन करना, जो कि आज की भी हुकूमत में ये खदशा है। हमें सब सहाफ़ियों को, हम सब सहाफ़ी बैठे हुए हैं, हमें प्रॉब्लम है। और इसके अलावा तस्वीर ना चलना, बहुत सारी और चीज़ें जिस पे वो कहते हैं जी हमने मना नहीं किया, लेकिन ये हमें पता है कि हुकूमत के क्या स्टेप्स हैं या हुकूमत क्या सोचती है। अतर, मैं आपके पास आती हूँ। ये जो अल्लामा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, ये जो ऑप्शंस हैं, ये आपको कोई आइस ब्रेकर के तौर पे नज़र आ रही हैं? देखिए, आइस ब्रेकर इन टर्म्स ऑफ अगर हुकूमत के साथ राब्ते के लिए इन लोगों को वहां पे मुकर्रर किया गया या इनकी नामजदगी की गई है तो उसमें तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी आइस ब्रेक उस तरह होगी। लेकिन एंड ऑफ द डे अचकज़ई साहब पुराने सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है और अचकज़ई साहब जो है हमेशा नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी मुस्बत बात करते हैं। अगर प्राइवेट महफिल में भी उनसे बात की जा रही हो तो अतर अंसार अब्बासी साहब बर्फ पिघलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों नामों के बाद तो बर्फ ज्यादा जमेगी। फिलहाल तो वो टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में गया हुआ है तो वो बर्फ पिघलने की में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अचकज़ई साहब इसमें वैसे मौजू शख्सियत हैं, मियाँ साहब से उनका अच्छा ताल्लुक है, दीगर सियासी जमातों के साथ भी है तो वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन देखें, इस वक्त बहुत सारी चीजें जो हैं वो हुकूमत के कोर्ट में है। तहरीके इंसाफ एक रिएक्टिव किस्म की सियासत तो कर रही है, उन्होंने अचकज़ई साहब को भी नामजद कर दिया, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी नामजद कर दिया, लेकिन क्यों नामजद किया ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी असेंबली के अंदर उमर अयूब साहब कायदे पे इख्तलाफ थे, उनको सजा सुना के लोअर कोर्ट से नाअहल भी कर दिया गया। यही हुआ शिबली फराज साहब के साथ सेनेट में, यही हुआ मलिक अहमद बचर साहब के साथ पंजाब असेंबली में। तो ये एक यूनिक किस्म की सूरत हाल है और गालिबन उसी को देखते हुए फिर इमरान खान साहब ने इन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को वहां पे नामजद किया है। कम अज कम इनके खिलाफ उस किस्म के मुकदमात पेंडिंग नहीं है जिनमें इनको नाअहल करार दिया जा सकता है या सजा हो सकती है। बाकी क्या इनकी मौजूदगी में कोई कंपेन बड़ी चलेगी, क्या कोई कंपेन चलती हुई नजर आ रही है? नवंबर के महीने के हवाले से जिस तरह आपने भी जिक्र किया, बहुत सारे दोस्त इस तरह की खबरें दे रहे थे और मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि मुझे अभी तक सड़क के ऊपर कोई उस तरह की बड़ी तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही।
लेकिन अगर कोई तहरीक चलेगी तो उसमें जो बड़ा किरदार होगा वो हुकूमत का अपना किरदार होगा। इन्होंने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके कुंडी लगा के ताला तो लगा दिया है, अब ये गलती ये कर रहे हैं कि ये ताले के ऊपर ताला लगाई जा रहे हैं। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ये कानून, वो चीज, ये चीज। अब जब ये इतने ज्यादा ताले लगाएंगे तो उन तालों के वजन से ही वो कुंडी टूट जाएगी। और ये जो हुकूमत का रवैया है वो मजबूर कर देगा आम बंदे को और दीगर बहुत सारे उसमें जो फैक्टर्स हैं जिसमें वकला भी शामिल हैं कि वो कोई तहरीक खड़ी हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत का जो रवैया है वो कंट्रीब्यूट करेगा उस तरफ जहां पे फिर आप एक तहरीक बनते हुए देखेंगे। बट इसमें एक इंटरेस्टिंगली आपने वो सारी बातें की हैं जो हमारे शायद दिमाग में भी चल रही होंगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मुझे समझ आता है, एक तबसरा है कि वो ये भी है खाकवानी साहब कि गुजर गई 26 नवंबर और गुजारनी ऐसे ही चाहिए थी, क्योंकि जब बांगे दोहल ये कहा जाए कि खदशा है कि पीटीआई पर भी पाबंदी लग सकती है और लग जाएगी, तो फिर एक ऐसी जमात के पास ऑप्शन क्या रहती है? आप समझते हैं कि अगर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला है कि नहीं हो रही मुलाकात तो कोई अहकामात नहीं आ रहे, जब अहकामात नहीं आ रहे तो ठीक है, लेट्स जो है ना वो लोग ही रहते हैं, लेट्स डू इट दिस वे। देखिए, तहरीक इंसाफ मतलब वैसे भी मुश्किलों में है, लेकिन फिर कुछ अरसे से तो शौक में चली गई इस तरह। 26वीं तरमीम और खासतौर पर 27वीं तरमीम के बाद तो इनको कोई समझ ही नहीं आ रही ना। मतलब वैसे तो बहुत से लोगों को कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। गिनती पूरी आती है, वो 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं पूरी गिनती आती है, आप कहते समझ नहीं आ रही। वो लग रहा है ना अगले 28वीं में जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि अदलिया और इधर उधर सब जगह से कहीं से उस तरह का जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने की खाकवानी साहब, आपको और मुझे समझ नहीं आ रही, उनको समझ आ रही है। तो वो समझ आ रही है, तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को बचाने की, सर्वाइवल की कोशिश करी। मैं ख्याल तहरीक इंसाफ इस वक्त सर्वाइवल मोड में है कि वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह पॉलिटिक्स में इन रहें, केपी की हुकूमत भी कायम रहे और कुछ एक्टिविटी जो भी हो फिलहाल उनको शायद वो थोड़ा सा इंतजार भी कर रहे हैं कि शायद कोई आगे जाके चीजें जैसे डेवलप हो, जिससे कोई बड़ा अलायंस बनने में मदद मिले। क्योंकि अलायंस बनता है ना, अलायंस के क्योंकि तहरीक इंसाफ में एक चीज खामी रही है सबसे बड़ी उनकी, कि वो आइसोलेशन में ज्यादा रही है। अलायंसेस बनाने में खान साहब कमजोर रही है। अपनी हुकूमत के दौरान भी उस तरह नहीं ज्यादा अच्छी चला सके वो, और उनके बाद में भी काफी ज्यादा मसाइल रहे हैं। अभी आप देखें ना, महमूद अरशद वगैरह इलेक्शन के बाद ही जाके बने। अभी भी जो बलोच पश्तून कौम परस्तों को साथ मिलाने के लिए एक नैरेटिव चाहिए प्रॉपर, खान साहब उस नैरेटिव को कभी बयान ही उस तरह नहीं कर सके। और भी बहुत सी चीजें ऐसी है, जेयूआई के साथ इनके मसाइल चल रहे हैं, चीजें चल रही है। अपोजिशन के लिए अगर तहरीक चलाने के लिए एक बड़ा एक वसी किस्म का या जितना हो सकता है मैक्सिमम जितना हो सके अलायंस बनाना चाहिए चारों सूबों में, तब जाके कोई एक्टिविटी शुरू होती है। तो बहरहाल देखें, तहरीक इंसाफ मौके के इंतजार में है, तो मैं तो समझता हूँ ठीक है, उनको सर्वाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। जब उनके पास रास्ता ही कोई नहीं रखा हुआ, बिल्कुल दीवार से लगा देगी, अपने कारकुनों को मजीद परेशान करने और मजीद लोगों पे पर्चे करवाने और उनको जेलों में डालने के बजाय थोड़ा सा अगर वो टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहरहाल वो आप सामने ही है उनकी स्ट्रेटेजी। तो यानी कि वो डार्क टनल से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रोशनी की तरफ जा सके। बहरहाल एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे तो ये जो IMF ने एक रिपोर्ट शाया की और उसके बाद वज़ीर आज़म के जो मुशीर बराए सियासी अमूर हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं जी हम रिलीफ देना चाहते हैं मगर IMF ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, ये जो IMF ने रिपोर्ट शाया की करप्शन पर और फिर आज हमें सुनने को मिल रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा कि जी हमारे हाथ बांध रखे IMF ने, हम चाहते तो हैं रिलीफ देना मगर हमारे बस की बात नहीं है। ये हमने जो लाइन है ये कमोबेश बहुत दफ़ा सुन रखी है, हर दौरे हुकूमत में सुन रखी है। बट IMF की अगर आप कुछ गुज़श्ता रिपोर्ट्स पढ़ें चंद सालों की, तो उसमें पता चलता है कि IMF ने जो भी रिसेंट रिपोर्ट है करप्शन पे, इसकी बात नहीं करी, इससे पहले वाली, कि उन्होंने अपनी मुतादिद फाइंडिंग्स में ये कहा है कि टैक्स नेट बढ़ाने की और मौसर करने की और डायरेक्शन सही रखने की ज़रूरत है और एक्सपेंडिचर को कम करने की ज़रूरत है। तो वाकई IMF नहीं चाहता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हम IMF को ब्लेम कर सकते हैं। पहले तो देखें ना, ये समझने की चीज है कि IMF के पास हम खुद जाते हैं।
आईएमएफ हमें कोई मजबूर नहीं करता कि आप आए। हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हम आईएमएफ के पास जाते हैं। और अब ये जो रिपोर्ट आई है आईएमएफ की, ये हुकूमत पाकिस्तान ने शाया की है, ये उन्होंने बना के इनको भेजी है। और अभी कुछ लोग कहते हैं कि इसको थोड़ा सा टोन डाउन भी किया है, मुबैना तौर पे वल्लाह आलम किया गया या नहीं किया गया। ये भी कहा जाता है कि पहले ख्वाहिश थी कि इसको पब्लिश ना किया जाए, लेकिन फिर पब्लिश करना पड़ा क्योंकि अगली किस्त भी लेनी है। इस तरह की खबरें भी हैं। पर एनीवे, जो भी इस रिपोर्ट के अंदर है तो वो पाकिस्तान के हवाले से है। अगर इसमें कोई गलत है तो पाकिस्तान की हुकूमत उनको चैलेंज कर दे, बता दे कि भाई ये चीज गलत है। उन्होंने तो बल्कि खुद सरकारी तौर पे हुकूमती सतह पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया। जी, सरकारी सतह पे इसको फिर जारी भी किया गया। लेकिन मेन इशू ये है कि ये चीजें आईएमएफ तो आज बता रहे, क्या मुझे, आपको, किरण नाज साहिबा को या खाकवानी साहब को इस चीज का नहीं पता? पाकिस्तान के अंदर बच्चे बच्चे को पता है कि यहाँ पे एलीट कैप्चर है। आप इस्लामाबाद में रेड जोन के पास खड़े हो जाएं, हर 5 मिनट के बाद यहाँ से आपको एक काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा जिसमें 5-5 गाड़ियां होंगी, आगे कोई साहब बहादुर जा रहे हैं और पीछे इतने इतने प्रोटोकॉल। ये जो सारी गाड़ियां, ये सब कुछ, ये जो पूरा निजाम है, इसमें आम पाकिस्तानियों के बच्चों का खून ही तो जलता है। तो वही उसी जानिब तो आईएमएफ इशारा कर रहा है कि एलीट कैप्चर है यहाँ पे। लेकिन बड़ा तो सोहेल खान अफरीदी साहब का भी बड़ा था। जब वो डयाला आते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी सल्तनत के बादशाह आते हैं। प्रोटोकॉल तो खैर किसी का भी मान नहीं है। नहीं तो प्रोटोकॉल तो वो जो इस एलीट कैप्चर है, ये सारे हुक्मरान तबके की बात हो रही है ना, किसी एक शख्स की तो बात नहीं हो रही। इंटरेस्टिंग चीज ये है, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इस पे इसी से एक सवाल और करना चाह रही हूँ, वक्त की कमी में चाहूँगी तीनों इस पे अपना जो है वो एनालिसिस दें। किरण नाज साहिबा, ये जो आईएमएफ की फाइंडिंग्स हैं करप्शन के ऊपर, इस पे आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक बात कही थी, और एलीट कैप्चर के हवाले से भी सोहेल खान अफरीदी साहब ने भी एक बात कही है, जजीरे खरीदने और वगैरह वगैरह वाली बात। तो बात तो कमोबेश एक है, बट माई क्वेश्चन टू यू इज़ के वज़ीर दिफा उस तरीके से उस बात का दिफा शायद नहीं कर पाए, तो फिर सोहेल खान अफरीदी साहब जो भी कहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बात, इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाएगा? अच्छा, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट हमारे सामने आई है ना, इसमें जो कुछ बताया हुआ है, और फिर उसके बाद हमने जब वज़रा से ये पूछा तो वज़रा तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट हमने खुद बनवाई है आईएमएफ से और खुद हम सामने लेकर आए हैं इसको। अच्छा, इसको ये खुद बनवाने के लिए का जो क्रेडिट है वो इसलिए ले रहे हैं कि उसके आखिर में जो कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कि ये फ्लॉस हैं और इस तरह से आप अपनी मईशत को और आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, तो वो उस पर ये क्रेडिट ले रहे हैं। और अतर साहब जो बात कर रहे थे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमें भी यही मालूम हुआ कि ये 3 महीने पहले से ये रिपोर्ट जो है वो आई हुई है, आईएमएफ ने ये रिपोर्ट दी थी, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया जा रहा था। और फिर उसके बाद ये पब्लिश भी इन्हीं शराइत पर किया गया जो ज़बान ज़द आम भी है, बात भी है कि आईएमएफ की क्योंकि अगली किस्त आनी है और उससे पहले ये आईएमएफ ने शर्त रखी कि आप ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उसके बाद जो है वो हम आईएमएफ की जो है वो किस्त है हमारी अगली, वो रिलीज की जाएगी। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, या फिर इसके अलावा भी हमें पता है, अगर आप टैक्सेशन के इश्यूज देख लेते हैं तो मैं, आप, अतर साहब, हम सैलरी क्लास लोग हैं, हम बड़ी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो जो कारोबारी तबका है या वो जो एलीट कैप्चर है, आप जाकर जरा चेक तो करें। और अगर मुझे नहीं पता कि आपका कभी टैक्सेशन के हवाले से किसी किस्म का कोई वास्ता पड़ा है या नहीं पड़ा, भी पिछले दिनों मेरा एक छोटा सा इशू हुआ था, उसके लिए जब मेरा वास्ता पड़ा है तो 1-1 रुपया, 1-1 चवन्नी जो है ना वो हमारी काउंट की जाती है। और अगर कहीं कोई 1 रुपया या 98 कहीं कम हो रही हो तो हमारा टैक्स रिटर्न फाइल हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही जो एलीट कैप्चर की बात हो रही है, आप देखें करोड़ों रुपए का जो है वो सालाना, और बल्कि करोड़ों, तो मैं मिडिल क्लास हूं ना तो बस करोड़ों तक ही बात कर सकती हूँ सालाना की। तो उनकी जितना जा रहा होता है उनका, और उसके बाद उसके अंदर जो जितना वो टैक्स दे रहे होते हैं, तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम अपनी तनख्वाहों पे कितनी सैलरी, यानी आप वही बात कर रही हैं कि एक करोड़ों और अरबों में कमाने वाले लोग हैं, एक पैसे के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं और वो एक पैसा करके जो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे होते हैं वो हमारे लग जाते हैं यहाँ वहाँ। और अरबों रुपए वाले वो लाखों रुपए में, कुछ चंद लाख रुपए में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितना टैक्स दे रहे होते हैं। इसीलिए फिर जब हम साल के आखिर में जाते हैं तो हमें सुनाई देता है कि वो जो आपने टैक्स कलेक्शन का अपना हदफ रखा था, वो टैक्स कलेक्शन का, तो यानी मैं लास्ट मिनट चल रहा है, मैं खाकवानी साहब की तरफ आना चाहती हूँ। खाकवानी साहब, तो तवज्जो हमारी आईनी तरमीम पर है, तवज्जो हमारी सर्वाइवल पर है, मगर तवज्जो जहाँ होनी चाहिए हेंस प्रूफ वहाँ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, आईएमएफ की रिपोर्ट में सब जो बातें हैं वो
हर एक को हम सबको अंदाजा है, मतलब टैक्स सिस्टम में हमारे जो मसाइल है वो भी हमारे सामने है, हमारी गवर्नेंस का जो बुरा हाल है, हम डिलीवर नहीं कर पा रहे और करप्शन जितनी ज्यादा है। तो फिर राणा सनाउल्लाह साहब ये क्यों कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं? देखिए वो तो पॉलिटिकल लोग है ना, अपने उन्होंने कोई ना कोई एक्सक्यूज देना। सवाल ये है कि ये जो हाथ बंधे हुए वो टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या रुकावट है? आईएमएफ ने क्या कहा कि टैक्स रेवेन्यू ना बढ़ाओ, आईएमएफ तो कह रही है कि टैक्स रेवेन्यू अपना सिस्टम ठीक करो, एफबीआर का अपना करप्ट सिस्टम ठीक करो और लोगों से रेवेन्यू आईएमएफ तो इसको इनकरेज कर रही है। आईएमएफ तो सिफारिशात दे रही है ना कि आपने जो लीकेज है करप्शन की वजह से पैसे जो आपके जाया हो रहे हैं उसको बचाएं और अपना टैक्स रेवेन्यू टैक्स सिस्टम बेहतर करें, अपना जीडीपी को अपना बेहतर करें। और उससे वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया, आपने इस्लाहात की, तो आपका बहुत एक रिमार्केबल किस्म का इजाफा होगा, आपकी जीडीपी, आपकी जो प्रोग्रेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो हम उसमें क्या किया? सवाल तो ये है कि ये रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन हुआ है इस पे? कोई पार्लियामेंट में उस पे बहस हुई हो, कोई सिफारिशात हुई हो, कोई रिफॉर्म्स की बात हुई हो, कमेटी में हुई हो? कुछ भी नहीं है। तो ये तो सबसे खौफनाक है ना। यहाँ से हमने शुरू किया था, वहीं पर आकर हम खड़े हो गए और राणा साहब कहते हैं हाथ बंधे हुए हैं। हाथ बंधे हुए हैं, क्या कह सकते हैं? मुझे एक जो आया था पर मैंने हज़फ कर दिया। वक्त का तकाजा है, कुछ चीज़ें हज़फ कर देनी चाहिए क्योंकि ये अवामी मसाइल है। अवामी मसाइल जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत लास्ट पे लिए जाते हैं जब हमें वोट मांगने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, किरण नाज साहिबा, अतर काज़मी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।